नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा आज आपके सामने उर्दू के मशहूर अफसाना निगार जनाब कृष्ण चंद्र साहब के एक नावल एक गधे की वापसी के कुछ अंश पेश करूंगी। दरअसल हिंदी जिस तरह हमारी मादरी ज़ुबान है, उसी तरह उर्दू भी एक अनोखी ज़ुबान है और हमारे मुल्क के मशहूर लोगों ने गंगा जमुनी यानी उर्दू और हिंदी के मेल से बनी एक शीरी ज़ुबान में लिखा है। तो ज़रा दिल थाम कर बैठिए, बड़ा मज़ेदार वाक़या है, आपकी नज़र करती हूँ। दर्शकगण और श्रोताओं, मैं ना रूसियों का रॉकेट हूँ, ना अमरीकियों का पॉकेट, ना मैं रमता जोगी न्यारा हूँ, ना कोई बनावटी सैयारा हूँ, ना किसी फिल्मी हीरोइन का प्यारा हूँ, ना किसी लखपति की आँख का तारा हूँ। मैं महज एक गधा आवारा हूँ जिसे बचपन की गलत कार्यों के कारण अखबार पढ़ने की आदत पड़ गई। अखबार पढ़ते पढ़ते मैं इंसानों की बोली बोलने लगा और राजनीति की बातें करने लगा। इसी कारण मैंने अपना प्यारा वतन बाराबंकी छोड़ा और डंकी बनकर दिल्ली के एक धोबी से नाता जोड़ा। धोबी को अचानक एक मगरमच्छ ने खा लिया और मुझे धोबी की विधवा पत्नी और अनाथ बच्चों के निर्वाह के लिए बड़े बड़े अफसरों की सेवा में निवेदन करने पर विवश कर दिया गया। मैं अर्जी लेकर दफ्तर दफ्तर घूमा और मिनिस्टर पहुंचा और पहुंचते पहुंचते एक दिन सीधा पंडित नेहरू की कोठी पर जा पहुंचा। पंडित नेहरू से संयोगवश जो मेरा इंटरव्यू हो गया, उसने मुझे प्रसिद्धि के आसमान पर पहुंचा दिया। लोग मुझे घरों और क्लबों में बुलाने लगे, गलियों और बाजारों में मेरा जुलूस निकलने लगा। एक सेठ ने समझा कि मैं कोई खुदाई फौजदार हूँ या कोई करोड़पति ठेकेदार हूँ जिसने ऊपर से एक मासूम गधे का भेष धरा है और अंदर ही अंदर बहुत बड़ा ठेकेदार है। वो बहुत मिन्नत समाजत करके मुझे अपने घर ले गया, अपनी फर्म का हिस्सेदार बनाने लगा, अपनी सुंदर लड़की से मेरी शादी रचाने लगा और हाई सोसाइटी में मुझे घुमाने लगा। मैंने बहुत इनकार किया, मना किया, बताया मैं यूँ तो ज्ञान भार से लदा हूँ किंतु दरअसल एक गधा हूँ। किंतु वो लालच का अंधा मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं होता। सुनने से पहले ही अनसुनी कर देता था और अपनी हाँके जाता था और मेरी आवभगत किए जाता था। कुछ महीने तो बड़े ऐशो आराम से कटे, किंतु जिस दिन उस लालची सेठ को पता चला कि मेरे पास ना कोई परमिट है ना कोटा, उसी दिन वो बेपैंदे का लोटा मुझे मारने पर तुल गया और कमरा बंद करके उसने और उसकी लड़की ने मार मार कर मेरा भुरकस निकाल दिया और मुझे सख्त घायल करके बाहर सड़क पर निकाल दिया। 6 मास तक मैं जानवरों के अस्पताल में पड़ा जीवन और मृत्यु के बीच लटकता रहा, पीड़ा की अधिकता से कराहता रहा, इंसानों की बेहिसी और गधों की बेबसी पर रोता रहा। किंतु ईश्वर को मेरा जीना स्वीकार था और मेरे लिए जिंदगी का जहर पीना जरूरी था, इसलिए मैं अच्छा हो गया। स्वस्थ होते ही अस्पताल के दयालु डॉक्टर ने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया और मेरी पीठ पर 2 सेर घास लादकर कहा, तुम्हारे लिए ये 2 सेर घास काफ़ी है, बाकी ईश्वर दाता है, अब तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे 2000 का बिल चुकाते जाओ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं एक पढ़ा लिखा गधा नाकारा हूँ, इसलिए गरीब और आवारा हूँ। मैं जब तक जीऊँगा आपके जानो माल की दुआएं दूंगा, पर इस बिल का भुगतान नहीं कर सकता। डॉक्टर, जिसका नाम राम अवतार था और जो अपने काम में बड़ा होशियार था, मेरी विवशता समझकर मुस्कुरा दिया और बिल को वापस अपनी जेब में डालते हुए बोला, तो मेरा ये कर्ज तुम पर बाकी रहा। अब अगर वाकई तुम कर्ज देना चाहते हो ना, तो सीधे बम्बई चले जाओ। मैंने पूछा, बम्बई? डॉक्टर बोला, हाँ, पश्चिमी भारत में एक नगर आबाद है जो सब नगरों का उस्ताद है, उसका नाम बम्बई है। तुम सीधे वहाँ चले जाओ और काम करके मेरा कर्ज चुकाओ। दिल्ली से मैं रेल की पटरी के किनारे किनारे हो लिया और मथुरा पहुँचा, क्योंकि मुझे मथुरा के पेड़े खाने का बहुत शौक था। किंतु मथुरा में मुझे पेड़ों के बजाय पंडों के डंडे खाने को मिले और मैं वहाँ से जान बचाकर सीधा ग्वालियर पहुँचा। उद्देश्य ये था कि तानसेन की समाधि पर जाऊं और उस महान संगीतकार के सामने अपना शीश नवाऊं कि जिसके नाम से भारत में शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठा कायम है। और ये तो सब लोग जानते ही हैं कि आजकल भारत में केवल 2 प्रकार के लोग शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, एक तो तानसेन से श्रद्धालु, दूसरे गधे, वरना सारी दुनिया FM सुनती है। तानसेन की समाधि पर बड़ा सन्नाटा था। एक कोने में 2 मुजाविर पड़े ऊँघ रहे थे। जमीन पर बासी हारों की पत्तियां बिखरी पड़ी थी। थोड़ी दूर पर कुछ भेड़ बकरियां फिल्मी प्लेबैक गाने वालियों की तरह मिमिया रही थी।
संगीत सम्राट की समाधि की बुरी दशा देखकर मेरे दिल को बहुत दुख हुआ और मैंने वहीं चारों घुटने टेककर स्वर्गीय उस्ताद की सेवा में दंडवत होकर माथा टेका और फिर सिर उठाकर शुद्ध झंझोटी में एक ऐसी जोरदार तान लगाई जिसने अर्धनिद्रित मुजाविरों को झंझोड़ दिया। वे जाग कर मेरी ओर आश्चर्य से देखने लगे और बजाय इसके कि लोग मेरे ज़ौक़े सलीम बल्कि ज़ौक़े अकबर की दाद देते जिसके सहारे मैंने स्वर्गीय उस्ताद की आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया था, वे लोग पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गए और मुझे डंडे मार मार कर उन्होंने वहां से भी भगा दिया। खैर मैं पटरियों के इर्द गिर्द चलता चलता बम्बई पहुंच गया और इत्तेफाक देखिए मुझे इंसान की तरह बोलता देख एक सेठ भूरीमल ने मुझे कोई पहुंचा हुआ फकीर मान लिया। मैंने सेठ से कहा कि सेठ मैं एक गधा हूँ। तो सेठ भूरीमल मुस्कुराकर बोले, मेरे लिए आप क्या हो ये मैं भली प्रकार जानता हूँ, किंतु इस समय इस प्रश्न पर विवाद न करें तो अच्छा है। सबसे पहले तो मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है, इतने कमज़ोर हो गए हैं आप। हाँ, तो सबसे पहले आपकी आवभगत होनी चाहिए। 8, 10, 12, 15 दिन तक पूरा आराम करें, बाद में मैं बात करूँगा आपसे। अब 15 दिन बड़े चैन और आराम से गुजरे। 3 बार बढ़िया से बढ़िया खाने को मिला और विलायती जौ का दलिया, ग्लूकोज के इंजेक्शन और ताज़ा फलों का रस, विटामिन की गोलियां और अन्य टॉनिक और औषधियां एक कुशल पशु चिकित्सक के परामर्श के अधीन मुझे खिलाई गई। पढ़ने के लिए अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास, जासूसी और रोमानी मासिक पत्रिकाएं, फिल्मी पत्रिकाएं और वे यूरोपीय पत्र मेरे पास पहुंचाए गए जो केवल 8 पेपर पर प्रकाशित होते थे और जिनमें या तो स्त्रियों के नग्न चित्र होते हैं या प्रसिद्ध अभियुक्तों के हत्याकांड के भयानक विवरण लिखे होते हैं। 15 दिनों के पश्चात सेठ ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के उपलक्ष्य में एक शानदार पार्टी रखी। पार्टी भिन्न भिन्न खानों के कारण बहुत शानदार थी। सेठ ने मेरे लिए विशेषतः वायुयान के द्वारा कश्मीर की घास मंगाई थी जो गुलबर्ग की ऊंची घाटियों में उत्पन्न होती है और जो स्वाद, रस और पौष्टिकता के आधार पर संसार भर में अद्वितीय समझी जाती है। किंतु इस पार्टी में सेठ ने अधिक आदमियों को दावत नहीं दी थी। केवल सेठ था और उसका दोस्त जुम्मन जो उस दिन माहिम में सेठ के साथ था और उसके साथ 2 आदमी और थे जिनके नाम मुझे गुलाब सिंह और सिताब सिंह बतलाए गए और जो अपने चौड़े चकले सीने, घुटे हुए सिर और हंसती हुई मूंछों के कारण बड़े भयानक किस्म के गुंडे नजर आ रहे थे। उस दिन मैंने भिन्न प्रकार की शराबें चखी, ऐसी शराबें जो किसी गरीब गधे के भाग्य में हो ही नहीं सकती, जो कीमती साड़ियों की तरह सुंदर कांच की खिड़कियों में दूर ही दूर से दुकान पर नजर आती है और जिन्हें आवारा गधे बड़ी हसरत से देखते हुए सड़क पर से गुजर जाते हैं। इटली की कियांते, हंगरी की तोकई, जर्मनी की राइनहासन, फ्रांस की शातोब्रिया, स्पेन की बरगंडी और स्कॉटलैंड की ब्लैक डॉग विस्की। ब्लैक डॉग यानी काला कुत्ता मार्का विस्की। अब मैं काला कुत्ता तो नहीं था किंतु एक काला गधा अवश्य था। इस कारण मज़े में आकर ब्लैक डॉग की 3 बोतलें समाप्त कर गया और नशे में आकर झूमने लगा। मेरे पाँव ज़मीन पर न पड़ते थे। मैं एक चौड़े गलीचे के फर्श पर खड़ा होकर एल्विस प्रेस्ली की धुनों पर रॉक एंड रोल का एक मिला जुला हिंदुस्तानी और अंग्रेजी गीत गाने लगा और नाचने लगा। जू जू जू, कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा हप, यू शट अप, यू यू यू, जू जू जू, तू मेरी जान मैं तेरा जानी, तेरे मेरे ऊपर एक मच्छरदानी, सो हट शट अप। अचानक सेठ भूरीमल, जुम्मन दादा, गुलाब सिंह, सिताब सिंह अपने अपने स्थान से उठे और आकर मेरे पाँव पड़ गए। गुरु महाराज दया करो, सट्टे का नंबर बता दो, उस दिन की तरह। सेठ भूरीमल मेरे पाँव पर अपनी नाक रगड़ते हुए बोले। साईं लाला तेरा बोलवाला, जुम्मन बोला, बस एक नंबर बता दो। हटो क्या करते हो, मैं क्रोध से बोला। मैं कोई योगीराज या साईं नहीं हूँ, महज एक गधा हूँ। हम जानते हैं, सब जानते हैं। वे सब एकदम बोल उठे। अरे खाक जानते हो, मैंने भड़क कर कहा। मैं कोई साधु संत या योगी फकीर होता तो क्या इस प्रकार शराब पीता? गुरु महाराज हम जानते हैं। भूरीमल मेरे पाँव पर अपना माथा रगड़कर बोला। जो अघोरी साधु होते हैं या वाम मार्गी तांत्रिक होते हैं वे मांस, मच्छी, अंडा, शराब सब खाते पीते हैं। जिस पशु का भेष चाहे बदल लेते हैं।
गुरु महाराज, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमें सट्टे का नंबर दे दो। मैंने अपने पाँव छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु गुलाब सिंह और सिताब सिंह ने इतनी दृढ़ता से मेरे दोनों पाँव पकड़ रखे थे कि मैं किसी प्रकार भी उनसे अपने पाँव न छुड़ा सका। अंत में मुझे कहना पड़ा, मेरे पाँव छोड़ दो मर्दूदों, बताता हूँ। उन लोगों ने तत्काल मेरे पाँव छोड़ दिए और मैंने कुछ सोचकर 1-2 क्षण के मौन के पश्चात झूम झूम कर नाचना और गुनगुनाना प्रारंभ कर दिया। फिर वे लोग भी ताली पीट पीट कर मेरे साथ नाचने लगे। ऊटी देखी, शिमला देखी, देखा मैंने कुल्लू, कुल्लू में उल्लू, उल्लू में चुल्लू, चुल्लू में पानी, मर गई चारों की नानी, नानी के बेटे 11, जो जीता वो भी हारा। कहते कहते मेरे मुंह से झाग निकलने लगे और मैं लड़खड़ा कर एक ओर गिर गया और बेहोश हो गया। किंतु ये सब कुछ बनावटी था। उन लोगों ने इसे बनावटी नहीं समझा। जुम्मन ने कहा, साईं को हाल आ गया है। सेठ बोला, योगी अंतर्धान हो गए। किंतु गुलाब सिंह बोला, अरे नंबर कब बताया? नंबर तो साफ बताया। जुम्मन बोला, मर गई चारों की नानी। अरे भाई, चौका तो जरूर आएगा। गुलाब सिंह बोला, पर ओपन में आएगा या क्लोज में आएगा, ये तो कुछ बताया ही नहीं। जुम्मन बोला, फकीर कभी साफ साफ नहीं बताते, मतलब निकालना होता है। मेरे ख्याल में ये क्लोज में चौका आएगा। वो कैसे? सिताब सिंह ने पूछा। ज़रा ध्यान दो, जुम्मन सोचते हुए बोला। मर गई चारों की नानी, अब मौत को ओपन नहीं कह सकते ना। मौत तो एक तरह का क्लोज है। जिंदगी ओपन होती है पर मौत क्लोज होती है, लिहाजा चौका क्लोज में आएगा। क्यों सेठ? सेठ ने ध्यान करते हुए कहा, मेरे विचार में वो जो योगीराज ने कहा है ना, नानी के बेटे 11, वो मुझे ठीक मालूम होता है। 11 अधिक ठीक है। पर कुल नंबर तो 10 होते हैं सेठ, गुलाब सिंह ने कहा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि योगी ने ओपन टू क्लोज दिया है, 11 यानी 1 से 1। हाँ, ये मुझे ठीक लगता है, सिताब सिंह ने कहा और जल्दी नंबर लगाने चला गया। उसके जाते ही जुम्मन और गुलाब सिंह भी रफू चक्कर हो गए। अब कमरे में सेठ अकेला रह गया था। वो अपनी धुन में खोया खड़ा खड़ा बहुत देर तक सोचता रहा। फिर वो भी बाहर चला गया। दूसरे दिन ना चौका आया, ना 1 से 1, बल्कि बिंदी से बिंदी आई, यानी 0 से 0। जुम्मन, गुलाब सिंह और सिताब सिंह मुंह लटकाए ड्राइंग रूम में बैठे थे, किंतु सेठ बहुत प्रसन्न था। आज उसने फिर से 2 लाख रुपए कमाए थे। किंतु कैसे? जुम्मन ने आश्चर्य से पूछा। मैं खुद भी बहुत हैरान था कि ना चौका आया, ना 1 से 1, फिर भी सेठ ने 2 लाख कैसे कमा लिए? सेठ मुस्कुराकर बोला, तुम लोगों के जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा। हो ना हो, योगीराज इतनी आसानी से नंबर बदलाने वाले नहीं हैं। ज़रूर इसमें कुछ उलझाव है। और बहुत सोच विचार के बाद मेरी समझ में आया कि योगीराज ने सबसे अंत में जो बात कही ना, वही सबसे उत्तम है। जो जीता वो भी हारा? जुम्मन ने पूछा। बिल्कुल वही। इसका तो साफ मतलब ये है कि हार जीत बराबर, यानी मामला 0, बल्कि 0 से 0। इसलिए मैंने 0 से 0 पर दाव लगा दिया। कमाल है, मैंने कहा। सेठ, तुम मुझे कितना समझते हो। सारी आयु आप लोगों की ही जूतियां सीधी की हैं, सेठ भूरीमल प्रसन्न होकर बोला। 10 दिन बाद फिर महफिल जमी, फिर विस्की का दौर चला और आज मैंने अच्छी तरह से सोच लिया था कि ऐसी अंट संट हाँकूंगा कि किसी के पल्ले कुछ न पड़े। उसके बाद भी यदि वे नंबर निकालने में सफल हो जाएं, तो मेरा आधा हिस्सा तो खरा है। इस प्रकार ये लोग मेरे ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाने में सफल ना होंगे और अपना कुछ समय और मज़े में कट जाएगा। ये दुनिया है ही ऐसी। यहाँ पर ईमानदारी, सच्चाई, सहृदयता और आदर्श की ऊंचाई का अर्थ ये है कि आदमी भूखा रहे और कुड़ कुड़ कर दूसरों के लिए गधा बनकर मर जाए। अब तो इन लोगों के साथ भी मैं ऐसा ही व्यवहार करूँगा जैसा ये अब तक मुझसे करते आए हैं। इनका जूता इन्हीं के सर रख देना चाहिए, वरना हमारे जैसे सिर फिरे गधों के लिए कहाँ स्थान है। अब जब नंबर बनाने का समय आया तो मेरे दिल में विचित्र प्रकार का क्रोध पलने लगा। कैसे मूर्ख और लालची हैं ये लोग, कितने अनपढ़ और पैसे के पुजारी। इनके लिए धर्म, राजनीति, समाज और व्यक्ति, हैसियत, कल्चर, सभ्यता, मानव का भविष्य, ऐसे शब्द कोई अर्थ नहीं रखते।
ये लोग रुपए की सीमित परिधि में घिरे हुए, अपने स्वाभिमान पर पट्टी बांधे हुए, भूत और भविष्य से असंपृक्त अपनी लालसा के कोल्हू के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये चारों के चारों किस प्रकार अपने चेहरे उठाए मेरी ओर कैसी मूर्खता भरी दृष्टि से देख रहे हैं, जैसे मेरे एक शब्द से उन पर चारों ओर से नोटों की वर्षा होने लग जाएगी। सुअर के बच्चे, हरामी, मैंने क्रोध में झुंझलाकर कहा। वे चारों एक क्षण के लिए चौंक गए, फिर ऐसे ठस से बैठ गए जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। परिश्रम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, राष्ट्र की संपत्ति में एक पाई की वृद्धि नहीं करेंगे, किंतु सट्टा, जुआ, रेस, स्मगलिंग, बदमाशी, गुंडागर्दी, आवारगी, जालसाजी, बेईमानी, चोरी डकैती, चाचा भतीजावाद, रिश्वत, हत्या, हर बुरे से बुरे काम को उचित ठहराएंगे। फिर इस बात पर मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे कि ये देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है, समाज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, निर्धनता दूर क्यों नहीं हो रही है, लोग प्रसन्न और सभ्य क्यों नहीं दिख पड़ते। साले चोर, उचक्के, बदमाश, कुत्ते, कमीने चाहते हैं छूमंतर करके लाखों रुपए एक क्षण में कमा लें। नंबर बता दो, नंबर बता दो। क्यों नंबर बताऊं मैं? नहीं बताता। जाओ, जो करना है कर लो मेरे ठेंगे से। मारे क्रोध के मेरे मुंह से झाग निकलने लगे और मैं थर थर कांपने लगा। उनके मनहूस लालसी चेहरे कैसे कुरूप और पेशेवर नजर आ रहे थे, पक्के और झुके हुए। मैंने अत्यंत क्रोध और ग्लानि से उनकी ओर से मुंह फेर लिया और कमरे से बाहर चला गया। दरवाजे की आड़ लेकर उनकी बातें सुनने लगा। सिताब सिंह कह रहा था, इस गधे को हुआ क्या है? हमारा खाता है, हमें ही गाली देता है। विस्की ये पिए, फलों का रस इसके लिए आए, 2 नौकर इसकी मालिश और मुट्ठी चंपी करें, सोने के लिए बढ़िया बिस्तर, रहने के लिए बढ़िया कमरा, झाड़ फानूस, गलीचे, गावत किए, टेलीफोन, जीवन की प्रत्येक सुविधा इसको हम दे, और ये कमबख्त हमको गाली दे। मैं अभी इसको पिस्तौल से मारता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं समझे सिताब सिंह, जुम्मन बोला। साईं को जलाल आ गया है, जरूर हमसे कोई गलती हो गई है। जुम्मन ठीक कहता है, गुलाब सिंह ने अपनी ठोड़ी खुजाते हुए कहा। योगीराज हमसे रुष्ट हैं, जरूर हमसे कोई अपराध हुआ है। अजी कुछ नहीं हुआ, सेठ भूरीमल हंसकर बोला। साधु का वचन तो आकाशवाणी होता है, उसकी गाली में गुलाब होता है। तुमने ध्यान नहीं दिया? महात्मा ने नंबर बता दिया है। नंबर बता दिया है कि गाली दी है? सिताब सिंह ने क्रोध से कहा। हाय, नंबर बता दिया? वो कैसे? गुलाब सिंह ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। जरा सोचकर बताओ कि बातचीत शुरू करते समय योगीराज ने हमें कौन सी गालियां दी? अजी उसने छूते ही हमें सुअर का बच्चा और हरामी कहा, और आखिर में साले, चोर, उचक्के, बदमाश, कुत्ते, कमीने कहा। सिताब सिंह भड़ककर क्रोध से लाल होता हुआ बोला। मतलब शुरू में 2 गालियां दी और अंत में 6 गालियां दी। सेठ भूरीमल प्रसन्न होकर बोला। बस अब तो मामला साफ है, आज ओपन में दुआ आएगा और क्लोज में छक्का। आज महर्षि जी ने जो जी भरकर गाली दी है, इसीलिए आज भी जी भरकर इसी नंबर पर हम सट्टा खेल देते हैं। आखिरी पाई भी लगा दो यारों, दुए और छक्के पर। आज मौका है, सारी बम्बई लूट लो। और मज़ा देखो दोस्तों, इत्तेफाकन सट्टे में वही नंबर आ गए। जुम्मन ने 70,000 कमाए, गुलाब ने 30,000, सिताब ने 50,000 और सेठ भूरीमल ने 64 लाख, जिसमें से 30 लाख रुपए उसने गधों का मठ बनाने के लिए मुझे दिए, और मैंने तय किया कि बम्बई में रहकर एक फिल्म बनाई जाए। सो मैंने एक पुराने डायरेक्टर धमाल को बुलाया, जो ठाली बैठा हुआ था। दूसरे दिन दादा धमाल अपने बिजनेस मैनेजर सुमन को लेकर हमारे घर आ गया। सुमन धमाल से भी रूखा और पतला नजर आता था। उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी तेजी से इधर उधर चलती थी और उनमें से एक स्थायी भूख की चमक नजर आती थी, किंतु वे बड़ी बुद्धिमान और चालाक आंखें थीं। धमाल बोला, हम सिर्फ 48 रुपए में फिल्म बना लेंगे। अब सेठ भूरीमल ने पूछा, 48 रुपए में पिक्चर कैसे बन सकती है, और उससे 48 लाख का लाभ कैसे हो सकता है? सो दादा धमाल ने एक पैकेट खोला। मैंने पूछा, ये क्या है? ये आपकी फिल्म कंपनी के लेटर पैड, एग्रीमेंट फॉर्म और रसीद बुकें हैं। मेरे बिजनेस मैनेजर सुमन ने इन्हें रातों रात प्रेस में देकर छपवा दिया है। 200 रुपए तो शायद इन्हीं कागजों में हो जाएंगे, सेठ भूरीमल ने विरोध करते हुए कहा। अपनी जेब से एक धेला भी नहीं जाएगा, सुमन ने बताया। मैंने प्रेस वालों से ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि हमारी पिक्चर की पूरी पब्लिसिटी उसके यहाँ छपेगी। बड़े बड़े रंगीन पोस्टर भी वहाँ वो खुद छापेगा, और 25,000 रुपये व्यय होंगे। किंतु तुम तो 48 रुपये, मैंने कहना चाहा।
किंतु मुझे सुमन ने बीच में ही रोककर कहा, पहले पूरी बात तो सुन लो सेठ, फिर एतराज़ करो। वे 25,000 रुपये हमें नहीं देने होंगे, अपनी जेब से तो एक थैला भी नहीं जाएगा, ये रकम डिस्ट्रीब्यूटर देगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, मैंने पूछा। तुम्हारी तरह सेठ लोग होता है, जो पिक्चर हमसे खरीदता है वो 25,000 देकर पब्लिसिटी की डिलीवरी ले लेगा। किंतु माल के बिना पिक्चर कैसे बन जाएगी, सेठ भूरीमल ने पूछा। पिक्चर में तो बड़े बड़े स्टार लोग काम करते हैं, जो सुना है एक पिक्चर में काम करने के लाखों रुपए ले लेते हैं। तुम 48 रुपए में पिक्चर कैसे बनाओगे? बहुत आसान काम है, दादा धमाल बोला। अश्विनी कुमार मेरे बचपन का दोस्त है, वो मुझे दादा धमाल कहता है, मैं उसे दादा गुनी कहता हूँ। कल रात मैं अश्विनी कुमार से मिला था। मैंने कहा, दादा गुनी मेरी पिक्चर में काम करेगा? तो वो बोला, दादा धमाल मेरे पास इस समय 20 पिक्चर हैं, एक तुम्हारी और हो जाएगी तो क्या हर्ज हो जाएगा। मैंने कहा, पर मैं पहले 10 दिन तक एक पैसा नहीं दूंगा, और जब दूंगा तो दूसरों से कम दूंगा। वो बोला, तू मेरा बचपन का दोस्त है, तू अगर एक पाई भी ना दे तो परवाह नहीं, मैं दूसरों से 2.5 लाख लेता हूँ, तुझसे 2 लाख ले लूँगा। मैंने कहा, मैं 2.25 लाख से एक पाई भी ज़्यादा नहीं दूंगा। वो बोला, मुझे यार की यारी से काम है, उसके रुपए से क्या काम, बस सौदा हो गया। किंतु मैंने कुछ कहना चाहा तो सुमन तत्काल बोला, और मैं ब्रजेंद्र कुमार के पास गया था, किसी ज़माने में हम दोनों एक ही डायरेक्टर के असिस्टेंट थे, हम दोनों ने इकट्ठे ही विपदाएं झेली हैं। भगवान ने आज ब्रजेंद्र कुमार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, पर शाबाश है उस इंसान को, वो आदमी अपने दोस्तों को नहीं भूला। जब मैंने ब्रजेंद्र कुमार से आपकी पिक्चर में काम करने के लिए कहा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए, और वो मेरा हाथ दबाकर बोला, कुत्ते तेरी पिक्चर में काम कैसे नहीं करूँगा। उसने तुम्हें कुत्ता कहा? मैंने आश्चर्य से पूछा। सुमन बोला, वो मुझे प्यार से कुत्ता कहता है, क्योंकि मैं अपने मित्रों को बहुत स्वामी भक्त हूँ, और मैं उसे जन्नी कहता हूँ। मैंने कहा, जन्नी तुझे पहले 10 दिन एडवांस लिए बिना काम करना होगा, और पैसे भी दूसरों से कम दूंगा। वो बोला, कुत्ते पैसे की बात मत कर मुझसे, दूसरों से 4 लाख लेता हूँ, तू एक खोटा पैसा भी देगा तो ले लूँगा। बस मैं उसे 2 लाख पर राज़ी करके आ गया। 2 लाख ज़्यादा दिए तुमने, 2.25 लाख कहे होते, दादा धमाल ने विरोध प्रकट करते हुए कहा, वरना अश्विनी कुमार नाराज़ हो जाएगा। तो 2.25 लाख करवा दूंगा, जन्नी तो अपनी मुट्ठी में है। 2.25 और 2.25 3.5 लाख ही हो गए, और तुम 48 रुपए बताते थे, ये रकम कौन देगा? सेठ 10 दिन में तो मैं पिक्चर को 1/3 ख़त्म कर दूंगा, दादा धमाल बोला। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को पिक्चर दिखाकर उनसे रुपए ले लेंगे। एक क्षेत्र से 1 लाख की पहली किस्त आएगी, 6 जगहों से 6 लाख घर बैठे आ जाएंगे। इधर से चेक आएगा, उधर से दिया जाएगा, अपनी जेब से तो एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। सुमन बोला, पिक्चर जानी भाई के स्टूडियो में बनेगी, वही सेट बनाएगा, फर्नीचर और कपड़े देगा, और उसकी कैंटीन से चाय आएगी, उसकी लेबोरेटरी में पिक्चर धुलेगी और तैयार होगी। इस सारे खर्चे का वही जिम्मेदार होगा। वो क्यों जिम्मेदार होगा? सेठ भूरीमल ने पूछा। क्योंकि हम पिक्चर के ख़त्म होने पर उसे 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख हम कहाँ से देंगे? मैंने पूछा। तुम नहीं दोगे सेठ, वो डिस्ट्रीब्यूटर देगा जो पिक्चर उठाएगा, वही वह रकम देगा, अपनी जेब से एक ढेला भी नहीं जाएगा। और हीरोइन? सेठ भूरीमल ने पूछा। उसका भी प्रबंध हो गया है, दादा धमाल बोला। मैं प्रेमबाला से बात करके आ रहा हूँ। प्रेमबाला को सबसे पहले मैंने अपनी पिक्चर में चांस दिया था, तब से वो मेरी कृतज्ञ है। वो बेचारी भी 10 दिन तक एक पैसा नहीं लेगी। सेठ भूरीमल ने कहा, जब सब लोग मुफ्त काम करेंगे तो फिर 48 रुपए की क्या ज़रूरत है? सेठ मुहूर्त के लिए पेड़े आएंगे, मैंने हिसाब लगा लिया है, 48 रुपए के पेड़े आएंगे। वैसे तो मैं एक हलवाई को भी जानता हूँ, सुमन बोला, जो उधार पर पेड़े भी देगा। नहीं नहीं, मैंने शीघ्रता से कहा, हलवाई से उधार करना ठीक नहीं। अब ऐसे भी गए गुजरे तो नहीं हैं हम। किंतु कंपनी के लिए एक ऑफिस तो बनाना पड़ेगा ना, और उसके लिए एक क्लर्क, टाइपिस्ट वगैरह रखना पड़ेगा, टाइपराइटर भी आएगा, सेठ ने बोला। सेठ, कंपनी का ऑफिस हम आपके ऑफिस में रखेंगे, सुमन बोला। ऐसे हमने सोचा था, अब इतना सा काम तो आप भी कर देंगे ना। रहा टाइपिस्ट और अकाउंटेंट, मैं स्वयं ही हिसाब किताब कर लेता हूँ, टाइप भी जानता हूँ, व्यर्थ में पैसे नष्ट करने की क्या ज़रूरत है। ये सब काम सुमन कर देगा, दादा धमाल बोला। अपनी जेब से एक ढेला नहीं जाएगा। और साहब, इस तरह हमारी फिल्म शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये था एक अंश उर्दू के मशहूर अफसाना निगार जनाब कृष्ण चंद्र साहब के एक नावल एक गधे की वापसी से। आपसे गुजारिश करूंगी कि आप कृष्ण चंद्र साहब को ज़रूर पढ़ें। और अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।